हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 12 यानी कि लेक्चर जो हमारा 12 है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रश्न यहाँ से सीधे बनते हैं क्योंकि हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, CBD, रामसर जो साइट्स है साइट्स, इसी तरह CMS, UNEP, IPCC और IUCN। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है प्री में सीधे प्रश्न पूछा जाता है और मेंस के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं चैप्टर का हमारा क्या नाम है, वैश्विक पर्यावरण समझौते एवं संस्थाएं। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो हमने अपलोड कर दी है जो ओजोन परत से संबंधित थी, यानी कि ओजोन लेयर से संबंधित थी। काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी है तो एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि ये जो है वन डे एग्जाम या फिर प्रीलिम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जो है ये वीडियो है। तो आप जो है एक बार इसको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वैश्विक पर्यावरण सहयोग की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। तो मैंने जो है अभी तक आपको बताया है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, किस तरह से पर्यावरण काम करता है और क्यों हमारे लिए आवश्यक है। तो अब जो है पर्यावरण जो वैश्विक पर्यावरणीय सहयोग है, इसकी आवश्यकता की बात करते हैं। उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए, क्योंकि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है हम लोगों का, तो इसलिए जो है हमें इसके लिए काम करना होता है। तो देखते हैं क्या है कि पर्यावरण की समस्याएं राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक स्तर की चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास, वनों की कटाई, प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण आदि जो है इसमें शामिल हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों के बीच सहयोग, समझौते और संस्थाओं की स्थापना की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो इन समझौतों और संस्थाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बनाना है। जैसे कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो ये जो है हमारा नारा है। इसके लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हम क्या शामिल करेंगे, UNFCCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय, इसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, CBD यानी कि जैव विविधता जो अभिसमय है इसके बारे में, रामसर कन्वेंशन, साथ ही जो है वन्यजीव एवं वनस्पति व्यापार संबंधी अभिसमय साइट्स सीधे पूछ लेता है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। CMS और UNEP, IPCC और IUCN के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो IUCN जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं और ये काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसको जो है डिटेल में चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हम जो है इसकी बेसिक जानकारी देखेंगे। चलिए देखते हैं UNFCCC यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश का भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक अभिसमय है ये, और जो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि UNFCCC का गठन किस लिए किया गया है, तो जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए इसका गठन किया गया है। और ये जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों को रोकने, मानव जीवन तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। अब हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो सीधे परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 में, और स्थान क्या था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, जहां पर एक समिट हुई थी जिसको हम कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन, यानी कि अर्थ समिट 1992 में। काफी महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है बार बार, तो आप इसको याद रखिए। लागू होने की तिथि 21 मार्च 1994। सचिवालय इसका कहाँ पर है, बॉन जर्मनी में। सचिव साइमन स्टील हैं, और साथ ही हस्ताक्षरकर्ता देश की बात करें तो 197 जो हैं देश इसके हस्ताक्षर करता है। लगभग सभी UN के जो सदस्य हैं वे इसके हस्ताक्षर करता है। भारत द्वारा हस्ताक्षर कब हुआ था, 14 जून 1992 को। भारत द्वारा अनुमोदन इसको कब किया गया, 24 अगस्त 1993 को इसका अनुमोदन किया गया। अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना को आप देख लीजिए। आप सुनते होंगे लगातार कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आप लगातार सुनते होंगे। तो ये जो है UNFCCC का सर्वोच्च निकाय है जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रति वर्ष इसकी बैठक होती है, तो आपको ये याद रखना है। और सब्सिडियरी बॉडी ऑफ इम्प्लीटेशन यानी कि SBI ये अभिसमय के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। और अगर हम बात करें सब्सिडियरी बॉडी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस यानी कि SBSTA, ये वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। तो इसकी जो सर्वोच्च संस्था है वह कौन सी है, कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज।
अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना जिससे जो है मानव जनित हस्तक्षेप ना हो। साथ ही जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन तथा उसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उपाय करना। इसके अलावा टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना, और अगर हम देखें तो विकसित देशों द्वारा वित्तीय, तकनीकी एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करना। जलवायु परिवर्तन संबंधी सूचना, शोध और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए अब देख लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। इससे जो संबंधित जो करंट की बात है उसको हम जो है अलग से चर्चा करेंगे, और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि इनसे संबंधित प्रमुख रिपोर्ट आती हैं, तो हम रिपोर्ट को भी अलग से देखेंगे। उसकी एक हम अलग वीडियो करेंगे जिसमें हम आईयूसीएन को अच्छे से डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो है इनसे संबंधित जो पर्यावरण की दृष्टि से जो जितने भी फैक्ट हैं, जैसे कि रिपोर्ट कौन जारी करता है, और इसके बारे में भी हम अच्छे से आगे चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो बनाकर, जिसमें हम कंप्लीट फैक्ट रखेंगे आपके, और लगभग 1 घंटे की वीडियो होगी जिसमें आपको टोटल फैक्ट मिलेंगे। और इसके अलावा जो है मैं 500 प्लस जो क्वेश्चन है उसकी सीरीज भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो क्वेश्चन नहीं होंगे ये, वन लाइनर वन शॉट टाइप के होंगे, जिससे आपका रिवीजन और तेजी से हो सकेगा। तो चलिए देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी कि यूएनएफसीसी के अंतर्गत बनाया गया पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। इसमें विकसित देशों पर ग्रीन हाउस गैसों यानी कि जी के उत्सर्जन को कम करने की कानूनी बाध्यता डाली गई थी, और ये प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। ठीक है, इसकी बात करें अगर हमें, तो ये कब जो है स्वीकार किया गया, यानी कि कब गठन हुआ, तो 1997 में। कहाँ पर? क्योटो, जापान में। कॉप 3 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो बैठक हुई थी तीसरी, उसमें जो है इसको स्वीकारा गया। और लागू होने की तिथि की बात करें तो 16 फरवरी 2005 को। प्रतिबद्ध अवधि क्या थी? 2008 से 2012। पक्षकार देश शुरुआत में 192 देश, वर्तमान में 192 देश से अधिक पक्षकार हैं इसके। भारत की स्थिति की बात करें, भारत ने हस्ताक्षर तो किया है परंतु अनुमोदन नहीं किया है, क्योंकि इसमें विकासशील देशों पर बाध्यता नहीं थी। ठीक है, तो ये बातें आप समझ गए। और उद्देश्य की बात करें तो विकसित देशों द्वारा 1990 के स्तर में औसतन 5.2% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, तो ये उनके लिए बाध्यकारी है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना है, सतत विकास को बढ़ावा देना, विकसित देशों को स्वच्छ तकनीक हस्तांतरण और वित्तीय सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करना इसका उद्देश्य है। लचीला तंत्र है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म है। कैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा व्यापार यानी कि एमिशन ट्रेडिंग के देश अपनी उत्सर्जन सीमाओं के भीतर रहकर यदि अतिरिक्त कटौती करते हैं तो उसे अन्य देशों को बेच सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। साथ ही जो है संयुक्त क्रियान्वयन यानी कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, एक विकसित देश दूसरे विकसित देश में उत्सर्जन कटौती परियोजना चलाकर क्रेडिट प्राप्त कर सकता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इसके अंतर्गत विकसित देश विकासशील देशों में परियोजनाएं चलाकर उत्सर्जन कटौती क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो है सीधा सा मतलब समझिए कि क्रेडिट की जो अवधारणा है, क्रेडिट की अवधारणा है उससे संबंधित है ये। और ये जो है किसके लिए बाध्यकारी है? विकसित देशों के लिए बाध्यकारी है। तो ये भी आपको याद रखना है। और किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट यानी कि पेरिस जो समझौता है इसके बारे में देखते हैं। पेरिस समझौता संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय यानी कि यूएनएफसीसी के अंतर्गत एक वैश्विक समझौता है। इसे जलवायु परिवर्तन पर पहला सार्वभौमिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता कहा गया है। उद्देश्य की बात करें तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना इसका उद्देश्य है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो पृथ्वी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसको कब स्वीकारा गया? 2015 में। स्वीकरण स्थान पेरिस, फ्रांस यानी कि COP21 में। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। और इसका अगर हम बात करें लक्ष्य की, तो 1.5 डिग्री जो है सेल्सियस हमारा लक्ष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए 1.5 डिग्री की दिशा में अग्रसर होना इसका लक्ष्य है। और हस्ताक्षरकर्ता देश की बात करें 196 देश, लगभग सभी यूएन के जो सदस्य देश हैं वे सब इसमें शामिल हैं। पहला वैश्विक स्टॉक टेक जो है 2023 फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक आयोजन हुआ, भारत द्वारा अनुमोदन 2 अक्टूबर 2016 को किया गया था।
उद्देश्य की बात करें तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आपको याद रखना है कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे रखना और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना, ये प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस पॉइंट को आप याद रखें। दूसरा है अनुकूलन यानी कि एडॉप्शन, क्षमता को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना। तीसरा है जलवायु संगत यानी कि लो कार्बन विकास को बढ़ावा देना। चौथा है वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करना। मुख्य प्रावधान की बात करें तो सभी देशों द्वारा एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्रस्तुत करना और हर 5 वर्ष में इसे और अधिक महत्वाकांक्षी बनाना। साथ ही प्रत्येक 5 वर्ष में वैश्विक स्तर पर प्रगति की समीक्षा करना। और इसके अलावा हम देखें तो विकसित देश प्रति वर्ष $100 अरब 2020 तक जलवायु वित्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य जो 2025 के बाद बढ़ाया जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें पारदर्शिता ढांचा यानी कि ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क स्थापित करना, हानि एवं क्षति यानी कि लॉस एंड डैमेज को स्वीकारना और संवेदनशील देशों की सहायता करना। तो इसमें ये चीजें शामिल की गई थी। और इसका जो है एनडीसी देश जो है स्वयं निर्धारित करते हैं, इसलिए इसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। और पेरिस समझौता सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सभी देश की इसमें भागीदारी है, विकसित और विकासशील दोनों देशों की। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके हैं। अब देखते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि सीबीडी, काफी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैव विविधता अभिसमय, जैव विविधता अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज है। ये जो है जैव विविधता के संरक्षण और उसके घटकों के सतत उपयोग तथा आनुवंशिक संसाधनों के प्राप्त लाभों के न्यायसंगत एवं समतामूलक साझेदारी को बढ़ावा देता है। साथ ही सीबीडी को जीवन का बीमा समझौता भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें, ये सतत विकास के 3 स्तंभों पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज को संतुलित करने का प्रयास करता है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो पीटी से संबंधित हैं, जो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि उसको कब स्वीकारा गया, 1992 में। स्वीकरण स्थान जैसे कि रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट 1992। लागू होने की तिथि 29 दिसंबर 1993। सचिवालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। सचिव इसके एस्टेरिया अब्दुल्ला जो है इसके सचिव हैं। साथ ही पक्षकार देश 196 प्लस देश हैं। और भारत ने हस्ताक्षर 5 जून 1992 को किया था। भारत का अनुमोदन 18 फरवरी 1994 को प्राप्त हुआ था। उद्देश्य की बात करें तो जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का न्यायसंगत एवं समतामूलक साझाकरण इसका उद्देश्य है। सीबीडी का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ मानव कल्याण और सतत विकास को सुनिश्चित करना भी है, ये भी आपको याद रखना है। प्रमुख प्रोटोकॉल पूरक समझौतों की बात करें तो कार्टेहाना प्रोटोकॉल जो है ये जैव सुरक्षा यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड जीएमओज पर केंद्रित है। और एलएमओज यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के सुरक्षित स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। तो ये बात आपको याद रखना। साथ ही अगर हम बात करें नगोया प्रोटोकॉल, ये आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच तथा लाभों के न्यायसंगत एवं समतामूलक साझाकरण को सुनिश्चित करता है। और अगर हम बात करें आजीवन पूरक प्रोटोकॉल यानी कि सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रेडर्स, ये जैव विविधता को क्षति होने पर उत्तरदायित्व एवं प्रतिकार के रूप में से संबंधित है। इस तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रामसर कन्वेंशन, काफी महत्वपूर्ण है रामसर अभिसमय। तो रामसर जो है अभिसमय है, इसकी जो बेसिक जानकारी है पहले हम यहाँ पर उसको देख लेते हैं। और कुछ करंट से रिलेटेड न्यूज हैं उनको हम जो है बाद में देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है रामसर। रामसर जो अभिसमय है आर्द्र भूमियों के संरक्षण और समुचित उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय ये संधि है। जैसे कि मैंने बताया था आर्द्र भूमि किस तरह की होती है, जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनको ही आर्द्र भूमि कहा जाता है। ये संधि आर्द्र भूमियों और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए विश्व स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देती है। आर्द्र भूमि वे क्षेत्र हैं जहां जल स्थायी या अस्थायी रूप से मौजूद रहता है, जैसे दलदल, झील, नदियों, तट, मैंग्रोव, बाढ़ क्षेत्र, पीटलैंड। तो यहाँ पर आप जो है अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इस संधि का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, जल संसाधनों का सतत उपयोग और पक्षियों सहित वन्य जीवों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। स्वीकरण वर्ष 1971 और कहाँ पर, ईरान का जो रामसर स्थल है वहां पर रामसर में। और अगर हम बात करें लागू होने की तिथि तो 21 दिसंबर 1975। और सचिवालय कहाँ है, गिलेड स्विट्जरलैंड में।
सचिव की बात करें मुस्तफा तोलबा जो वर्तमान में इसके सचिव हैं, सदस्य 172 देश हैं। 1 फरवरी 1971 को जो है इसमें भारत ने हस्ताक्षर किया था और भारत द्वारा अनुमोदन 1 अक्टूबर 1982 को किया गया। साथ ही जो है भारत में नोडल एजेंसी की बात करें तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है और आर्द्रभूमि संरक्षण हमारा भविष्य संरक्षण है। और एक प्रश्न आपको और याद रखना है, हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हर साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। साथ ही इसके उद्देश्य की बात करें तो आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके समुचित उपयोग को बढ़ावा देना, आर्द्रभूमियों की जैव विविधता और पारिस्थितिक चरित्र को बनाए रखना, जल पक्षियों और उनके आवासों का संरक्षण करना, देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सूचना के आदान प्रदान को बढ़ाना, आर्द्रभूमियों के महत्व के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना। रामसर अभिसमय का मूल उद्देश्य ह्यूज वेटलैंड बिजली यानी कि आर्द्र भूमियों का बुद्धिमत्ता पूर्ण उपयोग है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही रामसर साइट्स की बात करें तो प्रत्येक सदस्य देश अपनी सबसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि को रामसर साइट्स के रूप में नामित करता है। रामसर साइट की सूची को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं रामसर साइट्स की सूची को। और ये सूची समय समय पर अद्यतन यानी कि अपडेट की जाती है। और भारत में रामसर साइट्स की संख्या जुलाई 2024 तक 85 थी, लेकिन अब कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है वर्तमान में 101। 101 101 भी मैंने आपको कई बार बताया है। ये है गिलौब गिलौब झील और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में अब तक कितनी हो चुकी हैं, 101। चलिए एक इसको छोड़ देते हैं और अब देखते हैं रामसर साइट वैश्विक स्तर पर आधुनिक संरक्षण की धरोहर है। तो ये चीजें हैं, आप याद रख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि मैं रामसर साइट के बारे में भी अच्छे से चर्चा करूंगा, तो ये जो है आप इनको नोट कर लीजिए और अगर मैं कुछ भूलूं तो आप जो है याद दिलाइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखते हैं साइट्स और सीएमएस वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में देखते हैं। साइट्स यानी कि वन्यजीव एवं वनस्पति व्यापार संबंधी अभिसमय, इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, काफी महत्वपूर्ण है। ये अभिसमय संकटग्रस्त वन्यजीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि साइट्स किसको नियंत्रित करता है, संकटग्रस्त वन्यजीवों और वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही उद्देश्य की बात करें तो प्रजातियों के अत्यधिक व्यापार को रोककर उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। ये 3 परिशिष्टों यानी कि अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में प्रजातियों के वर्गीकरण करता है। सबसे पहले आप जो है इससे संबंधित जो डाटा है उसको देख लीजिए। स्थापना 1973 में, लागू होने की तिथि 1 जुलाई 1975, सचिवालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, सदस्य 184, भारत ने हस्ताक्षर 1976 में, अनुमोदन 1980 में। भारत में नोडल एजेंसी वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB है, ठीक है? तो अपेंडिक्स 1, सेकंड एंड थर्ड इसको समझ लेते हैं। अपेंडिक्स 1 क्या है, वे प्रजातियां जो अत्यधिक संकटग्रस्त हैं यानी कि जो अत्यधिक संकट से जूझ रही हैं और जिनका व्यापार सामान्यतः प्रतिबंधित है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति मिलती है, तो उनको हम अपेंडिक्स 1 में रखते हैं। अपेंडिक्स सेकंड की बात करें यानी कि 2 की बात करें तो वे प्रजातियां जो अभी संकटग्रस्त नहीं हैं, लेकिन यदि इनके व्यापार को नियंत्रित न किया जाए तो ये संकट में पड़ सकती हैं और इनके व्यापार के लिए अनुमति आवश्यक होती है। तो ऐसी प्रजातियों को अपेंडिक्स सेकंड में रखा जाता है। अपेंडिक्स थर्ड की बात करें तो वे प्रजातियां जिनकी किसी सदस्य देश द्वारा सुरक्षा के लिए सहायता मांगी जाती है, अन्य सदस्य देश इनके व्यापार नियंत्रण में सहयोग करते हैं, तो ऐसी प्रजातियों को हम अपेंडिक्स थर्ड में रखते हैं। तो अपेंडिक्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं CMS यानी कि प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण अभिसमय। इसको अगर हम देखें तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ जो है माइग्रेटरी स्पीसीज, तो इनके बारे में अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं CMS। तो ये जो उन प्रवासी वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए है जो एक देश की सीमा पार कर दूसरे देश में प्रवास करते हैं। अगर आपको जैसे ये छोटा दिख रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं होगी टेक्स्ट को देखने की। इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट सेकंड में प्रजातियों की सूची प्रदान करता है। स्थापना की बात करें 1979 में,
और लागू कब हुआ? 1 नवंबर 1983 में। सचिवालय बान जर्मनी में। एक सचिव जो देश हैं मतलब वो जो सदस्य देश हैं 133 और भारत ने हस्ताक्षर 1983 में। भारत द्वारा अनुमोदन 2002 में। नोडल एजेंसी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी है। साइट्स और सीएमएस में अंतर जो है ये आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई विशेष मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अंतर निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे यूएनईपी, आईपीसीसी और आईयूसीएन के बारे में। यहाँ पर हम जो बेसिक डेटा है उसको देखेंगे, उसके बाद जो है हम इसको डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे। किसको? आईयूसीएन को, क्योंकि प्रश्न आपके ज्यादातर यहाँ से बनते हैं, तो हम इसको अच्छे से चर्चा करेंगे। और कौन कौन से जीवों को जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, एक ये सूची जारी करता है जिसको कहते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, तो इसको हम अच्छे से चर्चा करेंगे और कौन कौन से जीवों को इसमें शामिल किया गया है भारत में, वो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। अगर मैंने यहाँ चर्चा की तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, करीब 1.5-2 घंटे के वीडियो बनेगी, तो वह ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो अभी हम जो है बेसिक नॉलेज देखते हैं। क्या देखते हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, स्थापना इसकी 1972 में होती है और स्थापना का स्थान कहाँ है? स्टॉकहोम स्वीडन में। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। और अगर हम बात करें मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। सदस्य देश 193 प्लस हैं। प्रकृति की बात करें तो यूएन की प्रमुख पर्यावरणीय समन्वय संस्था है। उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। साथ ही बात करें आईपीसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। स्थापना 1988 में। और स्थापना कहाँ हुई? डब्ल्यूएमओ विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनपी द्वारा संयुक्त रूप से इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 195। प्रकृति की बात करें तो वैज्ञानिक निकाय है, नीतिगत संस्था नहीं है ये। उद्देश्य की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आंकलन करना और रिपोर्ट तैयार करना इसका उद्देश्य है। आपको जो है बेसिक चीजें याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में जो है बेसिक जानकारी ही पूछी जाती है। तो अब हम बात करते हैं आईयूसीएन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना 1948 में। स्थान कहाँ है? फॉन्टेब्लो फ्रांस में। मुख्यालय इसका गिलेड स्विट्जरलैंड में। तो इसकी स्थापना जहां पर हुई है उसका ये है फ्रांस में। और अगर हम बात करें सदस्य 1400 प्लस सदस्य संगठन और 11,000 जो प्लस है विशेषज्ञ इसमें सदस्य शामिल हैं। तो इसमें जो है देश भी शामिल होते हैं, संगठन भी शामिल होते हैं और विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। प्रकृति की बात करें तो गैर सरकारी संगठन है, एक प्रकार का ये एनजीओ है। उद्देश्य की बात करें तो प्राकृतिक संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। तो मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन जो है ये आप देखिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है इनके बारे में फिर से हमने यहाँ पर बताया है और इनका तुलनात्मक अध्ययन है, पुनरावलोकन के तौर पे इनको देख सकते हैं। अब चलिए इसको छोड़ते हैं। अब मैं अगर आपको दोबारा रिवाइज करना है तो एक बार वीडियो बैक कीजिए और फिर से रिवाइज कर लीजिए। अब जो है हम देखते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उनको देखने से पहले इन संस्थाओं का महत्व एक बार देख लेते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चनों पर। इन समझौतों और संस्थाओं का महत्व की बात करें तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता ह्रास और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करती हैं। तकनीकी, वित्तीय और क्षमता निर्माण सहयोग के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता प्रदान करती हैं। वैश्विक स्तर पर नीतिगत समन्वय, मानकों का निर्माण और रिपोर्टिंग पारदर्शिता को बढ़ाती हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये जो संस्थाएं हैं निभाती हैं। भारत की प्रमुख पहलें इनको आप देख लीजिए, क्योंकि भारत की जो प्रमुख पहलें हैं यहीं से प्रश्न आपके लिए ज्यादा बनेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस की पहल के साथ की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध भारत ने लगाया है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी, निम्न कार्बन विकास के लिए प्रतिबद्धता। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता संरक्षण के लिए कानून का निर्माण किया गया। नमामि गंगे कार्यक्रम यानी कि गंगा नदी के संरक्षण और प्रदूषण के लिए कार्य किया गया है। तो इस तरह के जो कार्य हैं ये भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। और समग्र निष्कर्ष जो है इसको अगर आप देखें
तो इसका जो सबका निचोड़ है उसकी बात अगर हम करें तो पर्यावरणीय समस्याएं वैश्विक हैं, इसलिए उनका समाधान भी वैश्विक स्तर पर ही संभव है। इन समझौतों और संस्थाओं के बिना जलवायु संकट, जैव विविधता हानि और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। भारत ने इन वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी कर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और स्वयं भी अनेक पहलें शुरू की हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सरकारों, संस्थाओं, उद्योगों और आम नागरिकों की संयुक्त भागीदारी ही सतत एवं स्वच्छ भविष्य की कुंजी है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके जो प्रश्न हैं, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हमने शामिल किया है। आप जो है इसके अलावा भी जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन अभी जो है यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ कि किस तरह से ये प्रश्न परीक्षाओं में आपके बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी की स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1948 में की गई। निम्न में से किसे जलवायु परिवर्तन एवं ऐतिहासिक समझौता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पेरिस एग्रीमेंट को। पेरिस एग्रीमेंट को। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1997 में। रामसर अभिसमय यानी कि आर्द्रभूमि संरक्षण समझौता किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1973 में। और अगर हम बात करें जैव विविधता अभिसमय यानी कि सीवीडी किस वर्ष अपनाया गया? ये अपनाया गया था 1992 में। क्लाइमेट चेंज पर पहली वैश्विक सहमति किस सम्मेलन में हुई थी? तो किसमें हुई थी? रियो सम्मेलन में। और अगर हम बात करें पेरिस समझौते के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? तो इसके लक्ष्य की बात करें तो 1.5 डिग्री जो तापमान है उसको रखना था, तो ऑप्शन बी सही है। साइट्स यानी कि वन्यजीव व्यापार अभिसमय किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1973 में। इस तरह के जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको इस तरह से करने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए। थैंक यू।